हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स में बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए एक नया पार्ट शुरू करते हैं। सो मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? तो जर्मनी के बारे में कैसा था, लाइक वहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है किसी देश की? तो बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, क्या आर्मी किसी देश की आर्किटेक्ट हो सकती है, क्या आर्मी कोई देश को बना सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with the democracy and revolution. तो नेशनलिज्म किससे दूर हो गया? डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन से 1848 के बाद। डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन का पहले कैसा था कि नेशनलिज्म वाज को रिलेटेड विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन का मतलब ही नेशनलिज्म था। लेकिन 1848 के बाद ये डेफिनेशन काफ़ी चेंज हो गई। National sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political dominion, let's say domination over Europe. तो ये जो कंजर्वेटिव लेट्स से रिजीम्स थी वो क्या कर रही थी? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो था, मतलब जो देश प्रेम था, उसको वो एक्सप्लॉइट करने लग गए। और किस चीज़ के लिए? वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, दैट इज़ प्रमोटिंग स्टेट पावर, स्टेट पावर को प्रमोट करना और पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करना पूरे यूरोप के अंदर। मतलब वॉर करना, दूसरे के देशों को अपने देशों में सबलेट से मिक्सअप करके लेना, एंड सबलेट से मोर एंड मोर एरियाज को कवर करना, अंडर कंट्रोल लाना। सो दिस इज़ व्हाट दे वर डूइंग। कौन? जर्मनी ड्यूरिंग दैट टाइम। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड, लेट्स से बाकी के सभी कंट्रीज ऐसा कर रहे थे यूरोप के अंदर। सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी कॉमन. This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation states. तो ये कहाँ पर हम लोग देखने को मिलेगा? जर्मनी और इटली के अंदर. As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans. तो ज़्यादा nationalist feelings किसके अंदर था? Middle class Germans के अंदर. Who in 1848 tried to unite different regions of the German Confederation into nation state governed by an elected parliament. तो उन्होंने 1848 में अच्छा खासा ट्राई किया कि देश के अंदर क्या हो, एक नेशन स्टेट, एक नेशन वाइड क्या हो,
एक एक बॉडी हो कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंट के जैसा काम करे. दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वॉज हावेवर repressed by the combined forces of the monarchy and the military, let's say supported by the large landowners called Junkers of Prussia. तो ये लिबरल मूवमेंट जो थी मिडिल क्लास की, इसको किसने क्रश किया? मोनार्की ने क्रश किया, इंक्लूडिंग मिलिट्री एंड ऑल्सो लार्ज लैंड ओनर्स, जिनको जंकर्स बोलते हैं प्रशिया में. फ्रॉम देन ऑन प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन. तब से नेशनल यूनिफिकेशन का लीडरशिप किसने लिया? प्रुशिया ने ले लिया. Its chief minister Otto von Bismarck was the architect of this process, carried out with the help of, let's say, Prussian army and bureaucracy. तो इसका जो मेन आर्किटेक्ट था कि यूनिफिकेशन का, वो कौन था? चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क. ये एक पर्सन है. तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने, ही वॉज द मेन आर्किटेक्ट यूनिफिकेशन में. 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. तो ये यूनिफिकेशन में काफ़ी लोग झगड़ रहे थे. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस प्रुशिया के साथ लड़ रहा था. 3 वॉर किए उन्होंने 7 सालों के अंदर, लेकिन अंत में कौन जीता? प्रुशिया वॉज द विनर. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. तो नया राजा किसको घोषित किया गया? प्रुशियन किंग विलियम I was proclaimed जर्मन एम्परर. वो ऑलरेडी प्रुशियन किंग था. प्रुशियन किंग अभी किसका एम्परर बन गया? जर्मनी का भी एम्परर बन गया. On the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirror in the place of Versailles to proclaim the new German emperor headed by Kaiser William I of Prussia. Right? सो ये डेट को 18 जनवरी 1971 को जो वर्सलीस है वहाँ पर हॉल ऑफ मिरर्स में कैसर विलियम I ऑफ प्रुशिया को एम्परर बनाया गया जर्मनी का. तो जर्मनी का एम्परर बनाया गया. और वहाँ पर कौन लोग थे? ऑटो वॉन बिस्मार्क भी वहाँ पे प्रेजेंट था, हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट बिहाइंड, लेट्स से, यूनिफिकेशन प्रोसेस ऑफ जर्मनी. The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power, that the new state placed a strong emphasis on modernizing currency, banking, legal and judicial system in Germany. तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गई जर्मनी के अंदर. एंड इसके ऊपर किसका डोमिनेंस था? ये नेशन बिल्डिंग के ऊपर डोमिनेंस ऑफ प्रुशियन स्टेट, ऑब्वियसली, क्योंकि जर्मनी किसके कंट्रोल में था? प्रुशिया के कंट्रोल में था. तो जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस भी हो रही है वो किसके तहत हो रही है? प्रुशिया के तहत हो रही है. प्रुशिया ने उसके वो जर्मनी के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट लाया, मॉडर्नाइजेशन लाया, करेंसी में, बैंकिंग में, लीगल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, अलग अलग सिस्टम में उन्होंने डेवलपमेंट लाया जर्मनी के अंदर. तो प्रुशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी. तो प्रुशिया के अंदर जो भी मेजर्स हो रहे हैं, प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, मतलब सपोज कुछ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वो सभी लोग, सभी चीज़ें प्रुशिया की डेवलपमेंट की एज अ मॉडल देखने लग गए लोग. कहाँ के? जर्मनी के. तो जर्मनी को अभी कैसे वो चीज़ फॉलो करनी पड़ रही थी. जो भी डेवलपमेंट प्रुशिया में हुआ वही डेवलपमेंट कहाँ अप्लाई हो रहा था? जर्मनी के अंदर अप्लाई हो रहा था. चलिए अब बात करते हैं इटली यूनिफाइड. इटली कैसे बना? लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. मतलब जर्मनी के जैसा इटली के अंदर भी कैसा था? बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन था पॉलिटिकल. मतलब कोई सेंट्रल पावर नहीं थी. जर्मनी के अंदर भी नहीं थी, ये इटली के अंदर भी नहीं थी. Italians were scattered over several dynasties, states as well as the multinational Habsburg Empire. तो इटालियन किस में सपोज डिवाइडेड था? इटली. सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स थे, मतलब इतने सारे लेट्स से रॉयल फैमिलीज थे वहाँ पे. एंड ऑल्सो देयर वाज अ मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर. वहाँ पर इटली के अंदर और एक किसका राज था? हैब्सबर्ग एम्पायर, जो काफ़ी बड़ा था. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. इटली के अंदर 7 स्टेट थे. पूरा इटली में ना के कितने स्टेट्स थे? 7. और उसमें का सिर्फ एक ऐसा था, सार्डिनिया पिडमोंट, जिसके ऊपर किसका रूल था? एक इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था. द नॉर्थ वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप एंड द सदर्न रीजन वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ओके, तो नॉर्थ किसके कंट्रोल में था? हैब्सबर्ग एम्पायर, जो अभी देखा हमने, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. सेंटर कौन रूल कर रहा था? पोल कर रहा था. एंड द सदर्न रीजन किसके रूल में था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ये स्पेन के बर्बन किंग्स थे, हाँ, फ्रांस के नहीं. फ्रांस के बर्बन किंग्स आर डिफरेंट. Even the Italian language had not acquired one common form and still had many regional and local variation. मतलब इटली के लोगों का कुछ भी कॉमन नहीं था, ना उनका रूलर कॉमन था, ना उनकी लैंग्वेज कॉमन थी. लैंग्वेज के अंदर भी काफ़ी वेरिएशन थे.
During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. तो 1830 में जिज़ेपी मैज़िनी ने ऐसा सोचा था कि भाई एक कंबाइंड यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक हम लोग बनाएंगे, मतलब इटली एक देश बनाएंगे पूरा ऐसा कंबाइंड. ही ऑल्सो हैड फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. तो इसी चीज़ के लिए, ये यूनाइट करने के लिए देश को, उसने एक सोसाइटी बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी, अंडरग्राउंड सोसाइटी, जिसको वो बोलता था यंग इटली. The failure of the revolutions uprising both in 1831 and 1848 meant for the mantle now fell on the Sardinia Piedmont under the ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war. तो ये तो रेवोल्यूशनरी फेल गई. ये जो रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स थे जिज़ेपी मैज़िनी और बाकी के लोगों ने जो किए थे इन 1831 एंड 1848, ये तो फेल गए. अभी कंट्री को यूनाइट करने का जिम्मा किसके पास आ गया? अब हमारे पास 7 स्टेट थे फ्रांस में, राइट? उसमें का सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था, सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसका रूलर एक इटालियन फैमिली में से था, राइट? सो उसी के ऊपर आ गया सब. अब वो उस टाइम पे ये कौन था रूलर ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट? इट वाज किंग विक्टर इमैनुअल टू. किंग विक्टर इमैनुअल टू वाज द रूलर ऑफ ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ सार्डिनिया पिडमॉन्ट. उसी की जिम्मेदारी अब बन गई वो, उसी को अभी देश को पूरा एकजुट करने की ताकत थी जिसके पास. इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, अ यूनिफाइड इटली ऑफर्ड them the possibility of economic development and political dominance. तो जो रूलिंग एलिट थे रीजन के, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर यूनाइटेड इटली बन गया तो एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट खतरनाक हो जाएगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस भी बढ़ जाएगा हमारे देश का दूसरे लोगों के ऊपर. सो दिस इज व्हाट दे वर सीइंग. नाउ इनके पास भी एक चीफ मिनिस्टर था. इनके पास भी एक चीफ मिनिस्टर था. चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर कैवियार. अब ये कौन था? हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट. तो ये जो कैवियार था ना, ये रिवोल्यूशनरी था ना ही डेमोक्रेट था, ये दोनों भी नहीं था. लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ इटालियन एलिट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन. अब ये इटली का होने के बावजूद भी उसको ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज कौन सी आती थी? फ्रेंच आती थी, क्योंकि फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज यूज्ड बाय एलिट. तो इटालियन से ज़्यादा लैंग्वेज उसको कौन सी आती थी अच्छी? फ्रेंच. Through a tactful diplomatic alliance with France, engineered by Caviar, Sardinia Piedmont successfully succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. तो ये कैवियार ने किसकी मदद ली? फ्रांस की. और फ्रांस के मदद के जरिए किसको हराया? ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर को हरा दिया. जो नॉर्थ में था ना, नॉर्थ वालों को हरा दिया. दैट इज लेट्स से हैब्सबर्ग एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया 1859 में. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइम एक आदमी था जिज़ेपी गरीबाल्डी, तो ही ऑल्सो ज्वाइंड, लेट्स से मतलब उनके नीचे काफ़ी एक जमाव था कि जो मूवमेंट के लिए लड़ रहा था, एंड वो भी इस मूवमेंट में ज्वाइन हो गए. नाउ इन 1860 दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलिस एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स. हमने क्या पढ़ा था? नॉर्थ में कौन था? नॉर्थ में वॉज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उसको तो कैवियार ने हरा दिया फ्रांस की मदद से. अभी साउथ के अंदर कौन था? साउथ के अंदर था हमारा ये बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को किसने हराया? जिज़ेपी गरीबाल्डी ने. किसकी मदद से? विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट के मदद से स्पेनिश रूलर्स को हरा दिया. In 1861, Victor Emmanuel II was proclaimed the king of United Italy. वो जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो रूलर था उसी को क्या बना दिया? राजा बना दिया पूरे इटली का. However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy were very high remained blissfully unaware of the liberal nationalist ideology. इतना होने के बावजूद उनकी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी किसकी? इटली की, वो इलिटरेट थी और उनको कुछ आइडिया नहीं था कि नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या रहता या फिर नेशनलिज्म भी क्या रहता है. द पीजेंट्स मास्ट हु हैड सपोर्टेड गरीबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट लाटालिया वॉज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ. वो जो गरीबाल्डी था ना, जिज़ेपी गरीबाल्डी, जिसने साउथ रीजन इटली का जिता के दिया विक्टर इमैनुअल को, तो उसका मेन सपोर्ट किसका था? पीजेंट्स का था. वो जो लोकल पीजेंट्स थे उनको कुछ आइडिया नहीं था इटली या फिर इटालिया नाम से कुछ है बोल के. उनको क्या लगता था कि उस नाम से विक्टर इमैनुअल की कोई वाइफ है, कोई बीवी है जिसका नाम इटालिया है, लाटालिया, ऐसा उनको लगता था. दे हैड नो आइडिया कि ऐसा कोई देश भी है. मतलब उन्होंने मदद की देश बनाने में, लेकिन उनको पता नहीं था कि देश है बोल के. सो ऐसा स्टोरी, मतलब थोड़ा अजीबोगरीब स्टोरी है, बट यस, आफ्टर ऑल ये किसके जरिए उन्होंने सॉल्व किया? आर्मी के थ्रू. मतलब जर्मनी का भी आर्मी के थ्रू ही हुआ एंड इटली का भी आर्मी के थ्रू ही हुआ.
ओके मतलब दोनों कंट्रीज का आर्मी के थ्रू ही हुआ है. सो कैन आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? यस ऑफ कोर्स इट कैन बी एन आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन. चलिए स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन देखते हैं अभी. ब्रिटेन का स्ट्रेंज केस क्या था, राइट? चलिए अब ब्रिटेन के अंदर ऐसा क्या अलग था कि जो बाकी के कंट्रीज के अंदर नहीं था. लेट अस सी. द मॉडल ऑफ द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, मतलब जो नेशन या फिर नेशन स्टेट का परफेक्ट मॉडल है वो कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है, ऐसा बोलते हैं. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपव्हील और रेवोल्यूशन. यहाँ पे जो देश बना था ना ये ब्रिटेन, ये कोई रेवोल्यूशन का चमत्कार नहीं था. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस. काफ़ी लंबी प्रोसेस चली थी. रेवोल्यूशन नहीं था कि एकदम से हो गया सडन एंड देश बन गया, ऐसा नहीं था. काफ़ी लंबी प्रोसेस थी ये. देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं, देश ही नहीं था उस नाम से. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वेर एथनिक वंस. जो ब्रिटिश रीजन हम लोग जिसको अभी ब्रिटेन बोलते हैं, वहाँ पर इथनिक ओरिजिन के ऊपर से लोगों को जाना जाता था. वहाँ पर इंग्लिश वाले लोग थे, वेल्श वाले लोग थे, स्कॉट वाले लोग थे, आयरिश वाले लोग थे. इथनिसिटी पे उनको सपोज लेट्स से दे वेर रिकग्नाइज्ड. ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चरल एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन. उनके खुद के कल्चर पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ये अलग अलग 4 ग्रुप्स के. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island. ये जो देश है ना ब्रिटेन हम लोग जिसको बोलते हैं फिलहाल, ये एक आइलैंड से बने हुए हैं. बहुत सारे आइलैंड्स हैं और ये आइलैंड का देश है. तो उसमें क्या हो गया, ये 4 रीजन्स में इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश, इसमें ये रीजन काफ़ी पावरफुल होता गया. बिकॉज ऑफ दी सपोज लेट्स से पैसा जब उनके पास जमा होता गया ट्रेड्स वगैरह से, तो उनका जो वेल्थ है वो काफ़ी बढ़ गया, पावर बढ़ गया उनका. एंड वही इन्फ्लुएंस वो किसके ऊपर लगाने लग गए? वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश पे. तो अलग अलग उनके जो बाजू के रीजन्स थे उनके ऊपर कंट्रोल लाना शुरू कर दिया उन्होंने. द इंग्लिश पार्लियामेंट which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as a center came to be forged. तो वहाँ पर ये देश किसने बनाया था? इंग्लिश पार्लियामेंट ने. मोनार्की से पावर उन्होंने कब की छीन ली थी? 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने, और उसी से बाद में एक देश बनाया इंग्लैंड नाम से, एंड दैट टू बी केम एज अ फोर्स्ड तो नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर. The Act of Union between England and Scotland resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. तो 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था, किसके बीच में? इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में. तो इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में एक ये करार हुआ और एक नया सपोज से देश बना जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. तो स्कॉटलैंड भी गायब हो गया. The British Parliament was henceforth dominated by its English members, right? Okay. The growth of the British identity meant that the Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. तो स्कॉटलैंड अभी ब्रिटेन में आ गया. उनके जो ट्रेडिशंस थे, उनके जो कल्चर थे, वो सबको सप्रेस किया गया. सिंपल लॉजिक, उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अभी मैटर ही नहीं करते थे. द कैथोलिक क्लान्स एंड ऊपर से ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसकी मेजॉरिटी थी? इंग्लिश मेंबर्स की. भले ही स्कॉटलैंड वाले लोग आ गए, स्कॉटिश वाले लोग आ गए, लेकिन फिर भी उनको जगह नहीं मिली. द कैथलिक क्लान्स दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. उनको हमेशा दबाया गया, स्कॉटिश के लोगों को, जब भी वो कैसा रेजिस्ट कर रहे थे, मतलब उनका इंडिपेंडेंस के लिए वो मूवमेंट करा रहे थे, तो उनको हमेशा दबाया गया. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. तो स्कॉटिश वहाँ के जो लोग थे, वहाँ को गेलिक लैंग्वेज उनकी जो थी, तो उनको अलाउड नहीं था बोलना. लाइक तुम बात नहीं कर सकते गेलिक लैंग्वेज में, ना ही तुम अपने कपड़े पहन सकते हो, मतलब जो नेशनल ड्रेस है वो भी तुम पहन नहीं सकते हो. एंड लार्ज नंबर्स वेर फोर्सिबली ड्रीवन आउट ऑफ द होमलैंड. उनकी जगह से उनको डिस्प्लेस करवाया गया. अब बचा कौन था? आयरलैंड बचा हुआ था. तो आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट. इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. तो वहाँ पे अलग अलग 2 ग्रुप्स थे उनके कंट्री में, आयरलैंड के. एक ग्रुप का नाम था कैथलिक, दूसरे का नाम था प्रोटेस्टेंट. द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू स्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री. तो इंग्लिश ने किसको सपोर्ट किया, मतलब ब्रिटेन ने किसको सपोर्ट किया? प्रोटेस्टेंट्स को. प्रोटेस्टेंट्स को उन्होंने सपोर्ट कर दिया और फिर वो मतलब कैथलिक कंट्री के ऊपर डोमिनेंस उनका शुरू हो गया. कैथलिक रिवोल्ट्स अगेन ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड. जो कैथलिक वाले लोग थे
वो ये करने लग गए, मतलब रिवोल्ट करने लगे ब्रिटिश के अगेंस्ट में, बट वो सप्रेस किया गया. आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट बाय वुल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801. 1801 में यूनाइटेड किंगडम ने आयरलैंड को फोर्सिबली इंडक्ट कर लिया, अपने अंदर ले लिया. A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture. एक नया देश बनाया गया ड्यूरिंग द प्रोपेगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. एक नया देश बन गया. द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन. अब तुमको तो पता है अगर कोई देश बनता है तो समथिंग शुड बी कॉमन, राइट? ओके, तो इन्होंने कॉमन क्या क्या निकाला? एक तो पहले ब्रिटिश फ्लैग, उनका एक फ्लैग बनाया खुद का जो सभी देश मतलब पूरे लोगों के लिए कॉमन रहेगा, जिसका नाम था यूनियन जैक. द नेशनल एंथम, उनका एक नेशनल एंथम भी बनाया उन्होंने कि जो सबके लिए कॉमन है, जिसके टाइटल्स थे गॉड सेव अवर नोबल किंग. गॉड सेव अवर नोबल किंग, इट वाज द नेशनल एंथम ऑफ देम. और एक कॉमन लैंग्वेज भी उन्होंने तैयार की जिसका नाम क्या? इंग्लिश लैंग्वेज. सो कॉमन फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग, दैट मीन्स यूनियन जैक, नेशनल एंथम दैट गॉड सेव अवर नोबल किंग, एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये तीन चीज़ें उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिए सो दैट नेशनलिज्म बढ़ेगा देश के अंदर. तो देश के अंदर नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए ऐसा किया. तो तुम देख सकते हो काफ़ी लंबी प्रोसेस चली है. देयर वॉज नो रेवोल्यूशन एज सच टू क्रिएट द नेशन. हैंस इसलिए क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ना मिलिट्री थी, ना रेवोल्यूशन था, ना कुछ था. यहाँ पे कैसा था कि पूरा एक लॉन्ग लंबा प्रोसेस था और तब जाके ये चीज़ बनी थी. तो दिस वॉज नॉट रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन बहुत फास्ट होता है, तो दिस वॉज नॉट रेवोल्यूशन, हैंस इट्स अ स्ट्रेंज केस. जहाँ पे बिना लड़ाई बिना कुछ करे सपोलेट से देश बन गया. लड़ाई इन द सेंस आई एम सेइंग लाइक रेवोल्यूशन इनसाइड द कंट्री बाय द सिटीजन्स. मतलब लाइक सिटीजन्स के थ्रू तो कुछ हुआ नहीं ना ज़्यादा ऐसा जैसे बाकी के देशों में हो रहा था. तो हैंस इट्स अ न्यू केस, स्ट्रेंज केस. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, विजुअलाइजिंग द नेशन. वाइल इट इज़ ईजी enough to represent a ruler through a portrait or statue, how does one go about let's say giving a face to a nation? अब ये एक बड़ा प्रॉब्लम था. कैसा था ना, तुम एक फ़ोटो निकाल सकते हो, स्टैचू बना सकते हो अगर किसी रूलर का, अगर कोई रूलर है तो उसका तुम स्टैचू बना सकते हो, फोटो बना सकते हो. लेकिन देश का कैसे बनाए? देश का तो कोई फेस नहीं होता क्योंकि देश कोई आदमी नहीं है. रूलर एक आदमी होता है, राइट? अ पर्सन, मतलब लाइक आदमी या फिर औरत, वट एवर इट इज़, बट एक ह्यूमन रहता है. सो यू कैन ड्रॉ फोटो या फिर पोर्ट्रेट तुम बना सकते हो, स्टैचू बना सकते हो. लेकिन देश का कैसे बनाए? देश का तो कोई पर्सन ही नहीं है. इस प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया? आर्टिस्ट लोगों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया. फाउंड आउट अ वे बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन. मतलब वो देश को पर्सोनिफाई करना लग गए, मतलब देश ये कोई एक पर्सन है ऐसा जताने लग गए. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इट इफ वी आर अ पर्सन. तो देश एक पर्सन की जैसा ऐसा ट्रीट करने लग गए. नेशंस वेर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स. देश को किसके रूप में बता रहे थे? वो फीमेल फिगर्स की जैसा बता रहे थे कि लाइक एक कोई फीमेल का ड्राइंग निकाल रहे थे, फिर वो बोल रहे थे कि हाँ ये सपोज लेट से देश है. द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ. तो फीमेल फिगर बनाया, जैसे कि भारत माता होती है, राइट? तो हमने फीमेल फिगर बनाई है सपोज लेट से देश के लिए. तो फीमेल फिगर का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग कोई एक्चुअल पर्सन को देश बना रहे. मतलब मान लो कोई एक पर्सन है तो उस पर्सन को हम लोग कोई फीमेल को देश बना रहे, ऐसा नहीं. इमेजिनरी फीमेल फिगर, तो इमेजिनरी फीमेल फिगर को हम लोग क्या बनाते हैं? देश बनाते हैं. रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन टू कॉन्क्रीट फ्रॉम. दैट इज द फीमेल बिकेम द एन एलेगरी ऑफ द नेशन. एलेगरी मतलब क्या? अ सिंबल फॉर नेशन. फीमेल बन गई. फीमेल फिगर्स वेर सीन एज द सिंबल फॉर नेशन. You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas of liberty, justice and republic. तो तुमको याद होगा पिछले साल का 9th का कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त ऐसे बहुत सारे फीमेल एलिगरी थे जिसके लिए वो किसके लिए इस्तेमाल करते थे? टू शो लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक. ये आइडियाज़ को बताने के लिए फीमेल एलिगरी का इस्तेमाल किया जाता था. These ideals were represented through specific objects or symbols. कोई specific object या फिर symbol से बताते थे ये ideas. As you'd remember, the attribute of liberty are the red cap or broken chain, while justice is generally blindfolded women carrying a weighing scales. तो वो क्या बता रहे हैं? लिबर्टी के लिए पिछले साल का सिंबल क्या था? एक लाल कैप. अगर तुमने लाल टोपी पहनी है तो तुम लिबर्टी को सिंबलाइज कर रहे हो. या फिर ब्रोकन चेन, अगर टूटी हुई जंजीरें हैं, लाइक यू नो द ब्रोकन चेन्स, तो इट इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ लिबर्टी. और तराजू, तुमने वो कोर्ट में तो देखा ही होगा. तो जस्टिस का सिंबल क्या है? ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स, जैसे कोर्ट में होता है. सिमिलर फीमेल एलिगरीज वेर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन. ऐसे बहुत सारे फीमेल फिगर्स तैयार किए आर्टिस्ट लोगों ने
देश को बताने के लिए। इन फ्रांस शी वॉज लेट्स से क्रिश्चियन मरियान, तो ये सब लेट्स से मरियान को उन्होंने एक सिंबल बनाया, कौन, फ्रांस के अंदर। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, तो पीपल नेशन को सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने किसका ना यूज़ किया, मरियान नाम का। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे थे, लिबर्टी एंड रिपब्लिक को बताते थे, विद द हेल्प ऑफ द रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेट। तो 3 चीज़ें थी कि जो विच रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड रिपब्लिक, रेड कैप, ट्राई कलर, कॉकेट। Statues of Marianne were erected in public squares to remind the public of national symbol of unity and to persuade them to identify it। तो स्टैचूज बनाए गए बड़े बड़े मरियान के, ठीक है, पब्लिक स्क्वायर्स मतलब पब्लिक प्लेसेस पे, सो दैट लोगों को रिमाइंड किया जा सके कि नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएट देम टू आइडेंटिफाई इट। नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी था वो, तो तुमको देश के प्रति और प्यार बढ़े, जागृति बढ़े, इसलिए उन्होंने मरियान के जगह जगह पे स्टैचूज बनाए। मरियान इमेजेस वेर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स ऑल्सो, उनके जो इमेजेस थे वो कहाँ पे बनाए गए, कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। मेन क्वेश्चन, क्या मरियान कोई रियल पर्सन था, नहीं, इट वाज नॉट अ रियल पर्सन, इट वाज इमेजिनरी पर्सन, एंड उसी को उन्होंने उसके स्टैचूज बनवाए, कॉइन्स पे प्रिंट करवाया, स्टैम्प्स पे प्रिंट करवाया। सिमिलरली ये जर्मनी, ये किसका हो गया, फ्रांस का हो गया मरियान। अभी जर्मनी ने भी वैसा किया, जर्मनी ने जर्मानिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन, तो ये जर्मानिया है, फीमेल फिगर जर्मानिया, राइट। तो जर्मानिया को क्या देखने लगे वो, एज अ allegory. In visual representation, Germania wear a crown of oak leaves as German oak stands for heroism. Okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या पहना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है ओक लीव्स का, और ओक लीव्स का ये क्या रहता है, मीनिंग हेरोइज्म को सिंबलाइज कर रहे हैं। दिस इज द सिंबल फॉर हेरोइज्म, हेरोइज्म का सिंबल है हेरोइज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ब्रोकन चेन्स इज नथिंग बट बीइंग फ्रीड, ये रहे ब्रोकन चेन्स, आप फिगर में देख सकते हैं, दीज आर ब्रोकन चेन्स, मतलब फ्री, राइट, ब्रोकन चेन्स फ्री वाला, बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को डिनोट करता था ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ठीक है, जर्मन एम्पायर का स्ट्रेंथ बताता था ये वाला। दिस इज द ब्रेस्ट प्लेट, ये ब्रेस्ट प्लेट है, मतलब ये स्ट्रेंथ को बताता था किसके, जर्मन एम्पायर के। देन द क्राउन ऑफ ओक लीव्स, वो तो ऑलरेडी बताया। सोर्ड, रेडीनेस टू फाइट, ठीक है, अगर सोर्ड दिखा तुमको तो रेडीनेस टू फाइट, लेकिन अगर सोर्ड के साथ तुमको कुछ ये मिला, क्या बोलते हैं, ऑलिव ब्रांच, तो उसका मतलब है कि हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग पीस के लिए भी तैयार हैं। तुम देख सकते हो सोर्ड के साथ यहाँ पर कुछ पत्ते हैं, दो पत्ते किस चीज़ के हैं, दोज आर नथिंग बट ऑलिव ब्रांचेस, तो ऑलिव ब्रांचेस दैट मीन्स हम लोग पीस भी करने के लिए रेडी हैं। ओके, उसके बाद आता है ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ठीक है, ये दो आता है, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर आता है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये वाला, ये तो फ्लैग है उनका, आप देख सकते हैं ब्लैक, रेड एंड गोल्डन कलर, तो उसका तो सीधा सीधा फ्लैग ही है। एंड रेज ऑफ राइजिंग सन, ठीक है, रेज ऑफ राइजिंग सन का क्या मतलब है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। ये वाला पीछे जो सिंबल है ना उनके, जो आपको प्रकाश दिख रहा है ये ऐसा पीछे, ये येलो कलर का, हाँ, तो दैट इज राइजिंग सन, मतलब एक न्यू युग की तैयार हो रही है, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, वो उसको डिनोट कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग ऑन विथ नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, ये लास्ट पॉइंट है इस लेसन के अंदर। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century but became a narrow creed with limited ends। तो क्या हो गया, लास्ट क्वार्टर जो था 19th century का, मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1875 टू 1900, 1875 टू 1900 के पीरियड में क्या हो गया, काफ़ी सब न्यू चेंजेस हो गए, और यहाँ पर नेशनलिज्म जो है उसके अंदर अभी लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट ऐसा कुछ रहा नहीं, मतलब नेशनलिज्म
एंड लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट का कोई संबंध नहीं रहा. देर वे लॉट्स ऑफ चेंजेस विच हैपेंड. एंड उसके अंदर क्या हो गया कि अभी जो नेशनलिज्म था इट वॉज ओनली यूज फॉर वॉट नैरो क्रीड एंड लिमिटेड एंड्स. इसका मतलब क्या है कि अभी सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फिश रीजंस के लिए नेशनलिज्म का उपयोग कर रहे थे. मतलब पहले कैसा था, नेशनलिज्म इसलिए था क्योंकि देश बनाना है, राइट. लेकिन अभी वैसा नहीं रहा. जस्ट पावर को अपने हाथ में रखना है, देश को कंट्रोल करना है, इसलिए नेशनलिज्म को यूज़ कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड. During this period, nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go on war. तो उसमें कैसा हो रहा था, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, जो कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स अभी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट, लेट्स से दे वर नॉट टॉलरेंट ऑफ ईच अदर, दे वर बिकमिंग इनटॉलरेंट. डिफरेंट ग्रुप्स वो इतने इनटॉलरेंट बन रहे थे तो झगड़े के लिए हमेशा रेडी रह रहे थे. ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, ऑलवेज रेडी फॉर वॉर, झगड़ने के लिए हमेशा रेडी थे. ऑलवेज रेडी फॉर वॉर. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject, let's say people in Europe to further their own imperialist aims. तो ये जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे ना, मेजर यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने नेशनल एस्पिरेशंस को इस्तेमाल किया. मतलब नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस को उन्होंने क्या किया, मैनिपुलेट किया. मैनिपुलेट करके क्या किया, लोगों को इस तरह से बहकाया और किस चीज़ के लिए यूज़ किया उन्होंने ये नेशनलिज्म को, इम्पीरियलिस्ट एम्स के लिए. मतलब उन्होंने इन सिंपल लॉजिक क्या बताया कि भाई नेशनलिज्म, अगर तुम देश से प्यार करते हो, अगर तुम नेशनलिस्ट हो, अगर तुम नेशनलिज्म में बिलीव करते हो, तो तुम अपने देश को बढ़ाने में मदद करो. मतलब इम्पीरियलिस्टिक साम्राज्य हमारा बढ़ाने में मदद करो. That is what they were saying with the, let's say, during this time. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans. 1871 के बाद सबसे सीरियस ऐसा टेंशन कहाँ शुरू हुआ, बाल्कन रीजन में. अब ये बाल्कन रीजन क्या है, द बाल्कन्स वॉज द रीजन ऑफ जोग्राफिक एंड इथनिक वेरिएशन. मतलब उसके अंदर इथनिक तो था ही वेरिएशन, मतलब ऑब्वियसली कल्चरल डिफरेंस था, लेकिन देयर वाज अ जोग्राफिकल डिफरेंस ऑल्सो. यहाँ पे कौन से कंट्रीज थे फिर बाल्कन रीजन में, रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, then Greece, then Macedonia, then Croatia, then Bosnia, then Herzegovina, and then Slovenia, then Serbia and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as Slavs. यहाँ के लोगों को एक जैसे इंडिया के अंदर इंडियंस होते हैं ना, वैसे ही बाल्कन वॉज वॉट, बाल्कन वॉज अ रीजन. बाल्कन क्या है, रीजन है. बाल्कन रीजन है. और स्लाव्स क्या है, यहाँ के रहने वाले लोगों को बोलते थे स्लाव्स क्या बोलते थे, यहाँ के रहने वाले लोगों को, इनहैबिटेंट्स तुम ऐसा बोल सकते हो. A large part of the Balkans was under the control of Ottoman Empire. तो किसके कंट्रोल में था ये पूरा, जितने रीजन्स हमने बताया अभी ऊपर, Ottoman Empire के. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. तो सिचुएशन टेंस क्यों बन गई, दो चीज़ों की वजह से. एक तो रोमांटिक नेशनलिज्म, मतलब लोगों के अंदर रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म लेट्स से काफ़ी फैल रहा था. तो रोमांटिक नेशनलिज्म ये फैल रहा था. दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न कि इतना एक्सप्लोजिव सिचुएशन, इतनी भयानक सिचुएशन वहाँ पे क्यों बन रही थी. सेकेंड वॉज ऑटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन, मतलब उनके ऊपर जिनका कंट्रोल था ऑटोमन एम्पायर, वो एम्पायर ही अंदर से सपोलेट से गिर रहा था. इट वॉज नॉट स्टेबल. सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर, दैट वॉज अनदर इशू बिकॉज ऑफ विच दिस रीजन वॉज बिकमिंग एक्सप्लोसिव. डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मतलब उनको जो कंट्रोल करने वाला एम्पायर था वही डिसइंटीग्रेट हो रहा है. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms. तो Ottoman Empire उनको पता था कि भाई ये इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ मॉडर्नाइजेशन, इंटरनल रिफॉर्म्स दिए थे. लाइक ऐसा नहीं है कि ऑटोमन एम्पायर को सिचुएशन समझ में नहीं आ रही थी. उनको पता चल रहा था कि सभी लोगों को अभी इंप्रूवमेंट चाहिए एंड दे वर ट्राइंग टू गिव इट. लेकिन उसमें लेट्स से फिर भी वो अभी कैसा है, द सिचुएशन वॉज ऑलरेडी वेरी लेट. अभी कुछ दे के फ़ायदा नहीं था. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज़ ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस. एक एक करके ये बाल्कन्स में से लोग जो कंट्रीज़ हैं, रीजन्स हैं, वो सेपरेट हो गए और खुद का इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, वन आफ्टर द अनदर. द बाल्कन पीपल बेस देयर क्लेम्स, और किस चीज़ के ऊपर इंडिपेंडेंस वो बेस कर रहे थे, मतलब लाइक किस बेसिस पे वो बोल रहे थे कि हमारा एक नया देश बनना चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट,
यूज हिस्ट्री, वो हिस्ट्री का उन्होंने यूज़ किया, हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बिन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बिन सब्जुकेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो उनका क्या बोलना था कि फॉरेन पावर्स ने हमको पहले सब्जुकेट किया था, मतलब हम लोग पहले इंडिपेंडेंट थे, हम लोग पहले कैसे थे, इंडिपेंडेंट थे, फिर बाद में हमारे ऊपर किसका कंट्रोल आया, फॉरेन पावर का, फॉरेन पावर का कंट्रोल आया, और हम लोग इंडिपेंडेंट अभी नहीं थे, लेकिन अभी हमको फिर से इंडिपेंडेंट चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से ही इंडिपेंडेंस थे, इंडिपेंडेंट थे, ऐसा बोल रहे हो, मतलब पहले इंडिपेंडेंट थे फिर फॉरेन पावर ने कंट्रोल लाया, अब वो बोल रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए क्योंकि हम लोग पहले से इंडिपेंडेंट है, अगर फॉरेन पावर नहीं आता तो हम लोग आज भी फ्री होते। हैंस द रिबेलियन, तो इसके लिए किसकी चीज़ की इस्तेमाल कर रहे थे वो, हिस्ट्री का, तो देविंग गिविंग ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। Hence, the rebellion nationalists in the Balkans thought of their struggle as an attempt to win back their long lost independence. तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे बाल्कन्स के, वो ये स्ट्रगल को किस तरह से देख रहे थे, एज अ लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस जीतने के लिए था, ठीक है। ओके, सो लिबरल नेशनलिस्ट वेर थिंकिंग द स्ट्रगल एज अ वे टू विन देयर इंडिपेंडेंस। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, the Balkan area became an area of intense conflict. वहाँ पे conflict शुरू हो गई सभी regions में। अब वो क्यों, क्योंकि अभी तो just separate होना था ना, what was the issue? The issue was the Balkan states were fiercely jealous of each other. उनका main problem था, देखो ऑटोमन एम्पायर ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा था, वो कर रहा था रिफॉर्म्स वगैरह दे रहा था, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, देश अलग अलग निकल रहे थे, लेकिन सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रही थी, क्योंकि देश तो बन गए थे। प्रॉब्लम ये था कि हर एक वहाँ का जो लेट्स से जो देश बने थे, दे वेर जेलस ऑफ ईच अदर, एक तो जेलस थे, एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। और सबको क्या लग रहा था, मेरी टेरिटरी बड़ी है, क्योंकि ऐसा कुछ था तो नहीं पहले से, लाइक यू नो कि ये कंट्री डिवाइडेड है, ये कंट्री डिवाइडेड, नए नए कंट्रीज बने थे, और सबका ऐसा बोलना था कि मेरी टेरिटरी बड़ी है, मतलब यू नो दे वर ट्राइंग टू लेट्स से दूसरों की ज़मीन भी सपोज लेट्स से जो कंट्रीज़ हैं उनको अपने अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे थे। सो मैटर्स वेर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द बाल्कन्स ऑल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। सिचुएशन और क्यों वर्स हो गया, मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स तो थे ही थे, मतलब उनके कंट्री के अंदर ही, मतलब लाइक यू नो उन रीजन के अंदर ही, कंट्री वर्सेस कंट्री, लेकिन देयर वाज अनदर प्रॉब्लम कि जो बिग पावर राइवलरी वहाँ पे शुरू हो गई थी। अब इसका मतलब क्या है कि जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं ना, वो भी इस रीजन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज नेवर मिलिट्री माइट। दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट इन द वे बाल्कन प्रॉब्लम वाज अनफोल्डेड। ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, was keen on countering the other of let's say of other powers over the Balkans and extending its control over the area। तो ये जो कंट्रीज़ है ना, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ये यहाँ पर इंटरेस्ट क्यों ले रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई यहाँ पर हमारा एक कंट्रोल हो सकता है इस रीजन के ऊपर, तो इसलिए वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे थे। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये कंट्रोल की वजह से बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वॉर्स हुए एंड फाइनली इट लेड टू दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो तो हमको पता ही है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितना सपोज से डिस्ट्रक्टिव था। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, बाल्कन्स की वजह से, मतलब इंटरनल तो उनके झगड़े चल ही रहे थे, रीजन नेबर कंट्रीज, पर उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लोजिव सिचुएशन किसने बना दी, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रो हंगेरी, मतलब पावर राइवलरी की वजह से काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन बन गई। नेशनलिज्म अलाइंड विद इम्पेरियलिज्म लेड द यूरोप टू डिजास्टर इन 1914। तो मतलब नेशनलिज्म प्लस इम्पेरियलिज्म क्या हो गया, 1940 में डिजास्टर हो गया। विच डिजास्टर आर दे टॉकिंग अबाउट, वर्ल्ड वॉर वन की बात कर रहे हैं। But meanwhile, many of the countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination। यही समय बहुत सारे जो कॉलोनीज थे जो यूरोपियन कंट्रीज ने जीते हुए थे, वो भी क्या कर रहे थे, इंपीरियलिज्म को, लेट्स से जो इंपीरियल डोमिनेशन है उसको अपोज कर रहे थे। The anti-imperial movement that developed everywhere were nationalist in the sense that they were all struggled to form independent nation states and were inspired by the sense of collective national unity forged in confrontation with imperialism। तो ये जो जितने एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स हैं ना, तो तुम ऐसा देख सकते हो कि उनका सबका एम एक ही था, एक नया देश बनाना, टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स, राइट। तो यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेयर नो वेयर रेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर एक का डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म वॉज डिफरेंट, ठीक है, देयर वेर फ्लेवर्स ऑफ इट, बट द आइडिया दैट सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। भले ही नेशन स्टेट्स का डेफिनेशन सबके लिए अलग था, नेशनलिज्म का डेफिनेशन सबके लिए अलग था, लेकिन
ये जो कॉन्सेप्ट है दैट द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू नेशन स्टेट्स, ये यूनिवर्सल बन गया। मतलब इट माइट बी डिफरेंट कि नेशन स्टेट अलग अलग देशों के अलग अलग नेशन स्टेट्स हो सकते हैं, बट उनके अंदर एक चीज़ कॉमन थी, और वो क्या था कि नेशन स्टेट्स तो बनने ही चाहिए सपोज इट्स ए सोसाइटीज़ में। सो दैट वाज समथिंग वेरी कॉमन अमंग ऑल दी नेशन स्टेट अक्रॉस दी वर्ल्ड। ओके, सो इट वाज नेचुरल एंड यूनिवर्स। तो सपोज हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है, राइट? अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना है। बाकी सभी डिटेल सपोज जो भी हैं तो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट सेशन। बट बिफोर दैट आई विल लेट यू नो द फैसिलिटीज़ विच आर अवेलेबल ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो बता देता हूँ। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट? इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, present, मतलब suppose let's say if I really want to put it in terms of English, तो that is like past, present and future। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार
हो सकता है क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है? डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोलेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोलेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है सपोलेट से, आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनएकेडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई एक पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनएकेडमी के सर्वर पे। एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनएकेडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है,
एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट्स से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट्स से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट्स से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट। अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर डिज़ाइन होता है, फिर बाद में लाइट डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान से थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000 12 महीने का। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10 ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी तो आपको क्या लिखना है, ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड ASLive10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज लेटर से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ASLive10, राइट। ASLive10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो देखो अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा।
1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से एन एकेडमिक्स कॉम्बैट एग्जाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्जाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। Also, you have a chance to win, let's say, from a scholarship pool of 1 crore, let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied, लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो दिस एग्जाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May, लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं, तो काइंडली प्लीज़ नोट क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़। सो रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट क्रैक कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज़ 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसके अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को, क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंडर्ड चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट? एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट? तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है
देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd मई से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे और ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे वेडनेसडे फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।